ईटीना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज टाली में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। आज एसजीएक्स निफ्टी को देख के 120 पॉइंट की गिरावट है, बैक टू बैक हम सेलिंग में भी है। सर, ओमिक्रॉन वायरस ये कितनी इम्पॉर्टेंट इस समय रखता है बाज़ार को? ये ऊपर नहीं आने दे रहा है या फिर नीचे की तरफ धकेल रहा है? इसकी कितनी वेटेज है? इसको कितना ध्यान देना चाहिए मार्केट्स के अंदर? टिम्पी, देखिए, आप लोग टेक्निकल्स की बात कर रहे थे, तो उसी बात को अगर आगे हम बढ़ाएं तो एक बात तो तय है कि आईटी इंडेक्स को छोड़ करके जो बाकी बड़े इंडेक्स थे वो 200 डीएमए के नीचे आ चुके हैं। 200 के डीएमए के नीचे अगर एक बुल मार्केट में मेजर इंडिसेस आते हैं तो एक आपको प्रश्न जरूर पूछना चाहिए, क्यों और कब तक। क्यों का जो कारण है उसके 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, एफआई सेलिंग। नंबर 2, इस समय हम देख रहे हैं कि इंडिया हैज़ आउट परफॉर्म दिस ईयर और एक टेम्पटेशन टू बुक प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा है। निफ्टी अभी भी 22% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 40% से ऊपर है। सो द टेम्पटेशन टू बुक प्रॉफिट्स है, जिसकी वजह से एफआई सेलिंग कर रहे हैं। ये प्रमुख कारण है। सेकंड जो बड़ा कारण है वो मेरे हिसाब से ये है कि इस समय कोई अगले 30-35 दिन तक कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। ईयर एंड आ जाएगा, उसके बाद बजट आएगा, बजट फरवरी में है, उसके बीच में अर्निंग सीजन है और हम देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों के अंदर भी हम एक प्रकार का जो प्री कोविड, जो हमने कोविड बम्प अप देखा था, वह भी अब थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। तो जो आप ट्रेंड्स देख रहे हैं, भले कंज्यूमर डेटा के हो, कंज्यूमर स्पेंडिंग के हो, उनके अंदर भी एक प्रकार का बेस इफेक्ट इस समय किक इन हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इकॉनमी ख़त्म हो चुकी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इकॉनमी का बुल मार्केट ख़त्म हो चुका है, मगर नियर टर्म के अंदर एक बात तो तय है, एक तरफा मूव ख़त्म हो चुका है और वॉलेटिलिटी आ चुकी है। जो बड़े इंडेक्सेस इस समय 200 डीएमए के नीचे हैं, वह एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठाते हैं कि क्या शेयर बाजार का शॉर्ट टर्म में टेक्निकल मोमेंटम इस समय गिर चुका है। मैं पर्सनली आश्चर्यचकित हूँ जिस प्रकार की सेलिंग बैंक्स में आई है, क्योंकि अगर इकोनॉमी में आप बुलिश हैं तो आप ये बोलेंगे जी बैंक्स तो आगे जाने चाहिए क्योंकि इकोनॉमी की प्रॉक्सी हैं, मगर बैंक्स इस समय रिवर्स गियर में, स्पेशली फाइनेंशियल्स पूरे बैंक्स क्यों, एमसीज रिवर्स गियर में, इंश्योरेंस कंपनियां रिवर्स गियर के अंदर है। तो एक वो बड़ा एक जो इट्स लाइक सेइंग दैट द इंजन ऑफ द कार इज गेटिंग जैम्ड। तो आपका गाड़ी का इंजन जो फाइनेंशियल्स है वो जैम हो चुका है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त आ रही है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। ये ओमिक्रॉन के वेरिएंट को लेकर आप कितने चिंता वाली बात है ये, क्योंकि अब तो डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी वार्निंग आ गई है कि 1.5 से 3 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं। तो क्या बाजार पर इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसका कुछ दबाव हावी हो सकता है? पूजा, इस समय कोई एक स्ट्रेट आंसर आप नहीं दे सकते। मैं आपको बताता हूँ शेयर बाजार की धारणा क्या है, शेयर बाजार किस प्रकार की टेम्पलेट से काम कर रहा है। शेयर बाजार को ये तो बात पक्का है, समझ आ गई कि ओमिक्रॉन वायरस है और रहेगा वो, मगर शेयर बाजार में हमने पैनिक इसलिए नहीं देखा इस समय। मैं करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पैनिक की बात कर रहा हूँ। हमने इसलिए नहीं देखा है बिकॉज सबका ये मानना है जी नंबर बड़े आएंगे मगर इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो कम रहेगा। इनिशियल डेटा जो साउथ अफ्रीका से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम से आ रहा है, वह ये दिखा रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन केस नहीं बढ़े हैं और उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं और प्रे करते हैं कि वह केस नहीं बढ़े। मगर उसका इफ़ेक्ट इकॉनमी पर क्या पड़ेगा, किस लेवल पर आकर के सब सरकार फिर लॉकडाउन की बात करेंगे। यूरोप में हम देख रहे हैं लॉकडाउन्स आने लगे हैं, कुछ कुछ देश लगाने लगे हैं। तो लॉकडाउन का इफेक्ट इकॉनमी में क्या आएगा। और इस समय सेंट्रल बैंक्स जो पिछले हफ्ते एकदम हॉकिश हो चुके थे इन्फ्लेशन को लेकर के और डिमांड को लेकर के, उनको जो चिंता नहीं थी, क्या अगर लॉकडाउन आता है तो क्या सेंट्रल बैंकर्स विल बी फोर्स टू थिंक कि भाई इस समय हमें फिर से डाविश रहना पड़ेगा और हम रेट नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ओमिक्रॉन वायरस का इम्पैक्ट इकॉनमी पर लॉकडाउन की वजह से उस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की रणनीतियां सरकार और डिफरेंट गवर्नमेंट्स अपनाती हैं और उसका असर सेंट्रल बैंकर्स किस प्रकार से असेस करते हैं। जो प्लेबुक मार्केट ने देखी है वह ये देखिए कि कोविड आया, लॉकडाउन आए, इकॉनमी पर असर पड़ा, सरकार और सेंट्रल बैंक ने रणनीतियाँ चेंज करी, उसकी वजह से वापस रिवाइवल हुआ और इन्फ्लेशन वापस आई है। मगर अब प्लेबुक शायद दोबारा नहीं हो। अब जो प्लेबुक होगी वो होगी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं आएंगे मगर सिलेक्टिवली आएंगे,
जिसका सेंटिमेंट में ज़्यादा असर पड़ेगा, इकोनॉमी पे कम पड़ेगा। मगर एक बात जो मुझे ज़रूर चिंता दे रही है, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ कि ग्लोबली सप्लाई चेन्स अभी ठीक नहीं हुई हैं, और अगर ओमिक्रॉन वायरस की वजह से लॉकडाउन्स आते हैं, सप्लाई चेन्स अगर हिलती हैं, तो उसका सीधा प्रभाव इन्फ्लेशन और दूसरी कंज्यूमिंग कंपनीज में क्या पड़ेगा, ये बोलना भी बहुत मुश्किल है, मगर उस बात पे ज़रूर नज़र रखिए। बिल्कुल। इनफैक्ट निकुंज, इसी फ्रंट पे एक क्वेश्चन आपसे जो राय लेना चाहेंगे वो है मैक्रो फ्रंट पे। हम जिस तरह से देख रहे हैं कि यूरोप में अब जो पावर क्राइसिस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगता है, हमने देखा पावर स्पेस हमारे यहाँ भी बाजिंग रहा पिछले कई हफ्तों से, और अब आपको लगता है कि इस डीपेंड पावर क्राइसिस से पावर सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए, पावर प्राइसेस पर इफेक्ट आएगा? प्रियंका, देखिए, पावर क्राइसिस जो यूरोप में हुआ है एक लोकलाइज्ड इशू है, और पावर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आप यूरोप से हिंदुस्तान में बिजली ना इंपोर्ट कर सकते हैं ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक ये सेक्टर है जहाँ पे आपको इंडिपेंडेंटली समझना चाहिए कि किस देश की क्या रणनीति है, किस देश के अंदर किस प्रकार की पॉलिसी अपनाई जा रही है, और ये पावर क्राइसिस क्यों हुआ है। तो हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो क्या इस समय जो मेरी समझ है, टाटा पावर से हमने बात करी थी, एनटीपीसी से बात करी थी, अभी तो नहीं लग रहा है कि विंटर डिमांड को लेकर के बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा, बिकॉज जो पावर कंपनीज हैं और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं जिनकी बैलेंस शीट एकदम ख़राब हो चुकी थी, जिनके अंदर स्ट्रेस था, वह काफ़ी रिलीव हो रहा है। तो विंटर डिमांड को लेकर के मेरे को नहीं लगता है कि इस समय थोड़ा स्ट्रेस आएगा। मगर जी हाँ, अगर पावर की शॉर्टेज आती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट सप्लाई पर ज़रूर आएगा और डिमांड पर ज़रूर आएगा। सप्लाई चेन जो मैं बात कर रहा था, जहाँ पर उस पर असर पड़ेगा, उसका सीधा असर पड़ेगा कमोडिटीज़ में, और उसका सीधा असर पड़ेगा डिमांड में, जो इन्फ्लेशन पे असर करेगी। देखिए प्रियंका, शेयर बाज़ार जो होता है बड़ा ही वेल एफिशिएंट मशीनरी होती है। अगर शेयर बाज़ार को पता है कि ये इवेंट होने वाला है तो उसके अंदर वो पहले प्राइस इन कर लेता है। अगर शेयर बाज़ार को ऊपर नीचे कोई चीज़ दिखती है, इवेंट दिखता है, ट्रिगर दिखता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो शेयर बाज़ार में हम देखते हैं अक्सर मूवमेंट आता है। तो जो पावर क्राइसिस है, इसको लेकर के मेरे को लगता है कि शेयर बाज़ार इस समय इतना चिंतित नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक भी आपने देखा था कि हालांकि फेड ने और ईसीबी ने सबने काफ़ी हॉकिश कॉमेंट्री करी थी, मगर ग्लोबली शेयर बाज़ार में इतनी मार नहीं पड़ी, क्योंकि शेयर बाज़ार को पता है कि सेंट्रल बैंक्स रेट बढ़ाएंगे, टेपरिंग होगी, और शेयर बाज़ार ने उस बात को अच्छी तरह से प्राइस इन कर लिया है। मगर एक बात है डिम्पी, जो मैं शायद समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं थोड़े विशेषज्ञों से बात करूँगा कि 10 ईयर का जो बॉन्ड मार्केट है इस समय बढ़ा क्यों नहीं है। अगर इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है तो इस समय 10 ईयर यील्ड्स यूएस के अंदर 1.5% से नीचे क्यों है। तो इस पर हम चर्चा आने वाले दिनों में करेंगे। मगर आजकल की अगर हम बात करें तो खतरे की घंटी तो नहीं बोलूँगा, मगर केयरफुल रहना चाहिए। एफआई की सेलिंग इस समय काफ़ी ज़्यादा है, ईयर एंड तक हो सकता है वह कम नहीं हो। बैंक निफ्टी ने मुझे भी डिसअपॉइंट करा है, काफ़ी ट्रेडर्स को डिसअपॉइंट करा है, और आईटी के अलावा ऐसा इस समय मार्केट के अंदर अगले 10-15 दिन के लिए कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखो मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, क्योंकि ये 9% देखिए मार्केट डाउन है। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी बात भी रख रहे हैं। इस समय क्या हमको अपने ट्रेड्स को एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए, जिन्होंने जो भी ले रखा हो ट्रेड, या फिर कई बार ऐसा होता है ना, हम सुपर बुल रन में होते हैं, हमको 10% के करेक्शन मिल जाए तो हमको लगता है हमको एंट्री करनी चाहिए। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर कोई पता करना चाहता है, इसका जवाब मेरे को आपसे सुनना है। डिम्पी, देखिए बुल मार्केट तो इंटैक्ट है। अब कहाँ पर एक एंट्री पॉइंट आएगी वो डिपेंड कर रहा है कि आपका टाइम होराइजन क्या है, आपका रिस्क क्या है। अगर आप बोले जी क्या इस समय एक बाउंस आ सकता है, अगर एफआई सेलिंग रुक गई तो ज़रूर आ सकता है। तो आपका टाइम होराइजन अगर लेट्स से 31 दिसंबर तक है, तो कैन यू प्ले फॉर अ माइल्ड बाउंस इफ एफआई सेलिंग स्टॉप्स? द आंसर टू दैट इज़ येस। मगर आप एक थोड़ी मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म के अंदर मुझे क्या लगता है कि जो मार्केट ब्रेथ इतनी शानदार तरीके से ऊपर गई है 2021 में, 2022 में वो रिपीट नहीं होगी। हमने देखा था कि किस प्रकार से छोटे बड़े लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एक प्रकार के पार्टी मोड में थे, एक साथ सब हाथ मिला करके चले थे। उस प्रकार का रुख 2022 में अनलाइक देखने को मिलता है। मगर क्या 2, 3, 4, 5 साल में इस लेवल से ज़्यादा पैसा बनेगा? मैं बहुत कंफर्टेबली उस बात के लिए हाँ बोल सकता हूँ, बिकॉज जो फैक्टर्स एट प्ले हैं वो लॉन्ग टर्म फैक्टर्स एट प्ले, साइकिल्स टर्न हो चुकी हैं और उनमें आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसा हमने देखा कुछ साल पहले
स्पेशलिटी केमिकल्स में एक साइकिल चालू हुई थी, आईटी में एक साइकिल चालू हुई है, रियल एस्टेट में एक साइकिल चालू होने वाली है। तो उस प्रकार के ट्रेंड्स अगर आप पकड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है 2-3-4 साल के लिए कोई बहुत बड़ा टेंशन है। मगर शॉर्ट टर्म में हर बुल मार्केट करेक्ट होता है। इस समय बुल मार्केट के अंदर टेक्निकल फैक्टर्स और फ्लो फैक्टर्स की वजह से करेक्शन आ रहा है। स्क्रीन देख करके, लोगों से बात करके समझ में ज़रूर आ रहा है कि इस समय पिन पॉइंट करना कि क्या राइट लेवल रहेगा मार्केट का बहुत मुश्किल है। बिकॉज इस समय जो एक्टिविटी है वो उसमें एक ईयर एंड फैक्टर है, अभी कोई बहुत बड़ा ट्रेडिंग कैटलिस्ट नहीं है, अर्निंग सीजन 20 दिन ऊपर है। तो अगर आप लॉन्ग है तो शायद आप अपनी लॉन्ग ट्रेड नहीं काटना चाहेंगे, आप शॉर्ट है तो शॉर्ट ट्रेड नहीं काटना चाहेंगे। तो इस कई बार क्या होता है डिम्पी, एक पैच आता है जिसके अंदर आपको पता है कि मार्केट के अंदर गेस करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आई विल नॉट लाइक टू स्टिक माई नेक आउट, पर ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर एफआई सेलिंग हल्की भी कम होती है, जो हो सकता है लास्ट वीक में कम हो जाए, तो एक बाउंस ज़रूर मिल जाएगा। चलिए, लेट्स होप कि वी गेट टू सी एनी सांता रैली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। थैंक यू सो मच।